प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 4 की पुस्तक पर्यावरण अध्ययन से अध्याय नंबर 10 पानी और हम। अब हमारा और पानी से क्या रिश्ता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्या हम पानी के बिना रह सकते हैं या फिर पानी नहीं होगा तो इस जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक अपना नया आया है पैराग्राफ, उसका नाम है पानी का उपयोग। अब देखिए पानी का उपयोग कैसे होता है कि पिछली कक्षा में आपने अपने घर पर पानी का उपयोग जैसे पानी को नहाने में, कपड़े धोने में, खाने पीने में, मकान बनाने में और पौधों को पानी पिलाने में आदि में उपयोग किया है और इसके बारे में हमने चर्चा भी की है। अब इन सभी कामों के अलावा भी पानी को और भी कई तरीके से उपयोग में लेते हैं, जैसे कारखानों में, होटलों में, भवन निर्माण में, गाड़ियां धोने में और पंचर बनाने में आदि जगह भी इसका उपयोग होता है, जिनके बिना कार्य संभव नहीं होता। अब आगे में चर्चा कीजिए और लिखिए, यानी आप खुद चर्चा करिए अपने दोस्तों के साथ और एक दूसरे से बातें करते हुए इस प्रश्न का उत्तर निकालिए। जैसे आपने किन किन काम धंधों में पानी का उपयोग होते हुए देखा है, उसकी एक सूची बनानी है और इन कार्यों के लिए पानी कहाँ से मिलता है इसकी एक सूची बनाना है। सूची का मतलब एक लिस्ट बनाना है। और आपको क्या चर्चा करनी है कि आपके गांव या शहर में आसपास कोई नदी या तालाब है तो इनके नाम पता कीजिए और उनके नाम भी उस सूची में लिखिए। अब आगे प्रश्न तीसरा, इसके बारे में चर्चा करनी है, क्या इनमें से साल भर पानी रहता है या फिर किस मौसम में पानी कम और किस मौसम में पानी अधिक हो जाता है, किसमें, उसी गांव के आसपास की नदी या तालाब के अंदर। अब अगला प्रश्न है, क्या आपने ऐसे स्थानों के नाम सुने हैं जहां के पानी को पवित्र मानते हैं और वहां से पानी लेकर आते हैं, वही भी कॉपी में तालिका बनाकर लिखिए। पवित्र मतलब सबसे अच्छा जल, जैसे गंगा जल है, गंगा सागर है, तो ये स्थान है और गंगा जी का जो जल है वह हम गंगा जल कहते हैं, गंगा सागर के जल को गंगा सागर जल कहते हैं, तो वो क्या है, पवित्र जल है, हम उन्हें पवित्र मानते हैं। अब इसी प्रकार आगे देखिए, इस पवित्र जल का उपयोग किस किस अवसर पर करते हैं। विभिन्न तीज, त्योहार और रीति रिवाजों की सूची भी बनाई है जो पानी के स्रोत से मनाया जाता है। आगे अपना प्रश्न और है, अपने गांव के आसपास के मेलों, उत्सवों तथा गतिविधियों के बारे में लिखिए जो पानी के स्रोत के पास होते हैं। अब देखिए पानी का बहना, अब नया टॉपिक एक है पानी का बहना। पानी का बहना का मतलब बहाव जो होता है उसे पानी का बहना कहा जाता है। जैसे प्लास्टिक के एक स्केल पर, जो प्लास्टिक अपने जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनकी ज्योमेट्री बॉक्स में एक स्केल होती है, उन स्केल पर पानी की एक स्केल पर पानी की कुछ बूंदे डालिए और स्केल के एक सिरे को थोड़ा ऊपर उठाइए। सिरे को थोड़ा ऊपर उठाने का मतलब है, एक स्केल लीजिए, उसके ऊपर पानी की 2-3 बूंदे डालिए, जो स्केल सीधी होती है उसको थोड़ा ऊपर करिए। ऊपर करने पर आप क्या देखेंगे कि पानी की जो बूंद है वो स्केल से धीमी या तेज बह जाती है। अगर उसको ज्यादा ऊपर करोगे तो पानी की स्पीड है वो धीरे होगी, अगर उसको थोड़ा ज्यादा ऊपर करोगे तो पानी की स्केल पर जो बूंद है वो तेजी से बह जाएगी। अब सोचिए और बताइए कि आपके घर के या कमरे या आंगन में पानी गिर जाता है तो एक और क्या क्यों बहता है। यानी जब भी आप अपने घर पर देखिए, माता जी, पिताजी, बहन, भाई, दादी जी, बहन जी, जो भी कभी घर पे आंगन धोते हैं या कोई ऐसा माहौल होता है जो हमें धोना पड़ता है, या फिर माता जी, बहन और चाची जी और ताई जी, दादी जी, ये तो हमेशा धोती हैं। तो वो जो आंगन के अंदर पानी गिरा हुआ होता है वो कौन सी एक दिशा के अंदर पानी पहले इकट्ठा होता है, जहां से पानी का निकासी द्वार होता है। तो वहां पर इकट्ठा क्यों होता है, क्योंकि वहां पर पानी का ढलान होता है। अब करके देखिए, किसी ढलान पर पानी डाली और उनकी दिशा का मोड़ का
प्रयास करके जानिए और देखिए कि क्या होता है। ढलान की तरफ पानी जाता है। अब जैसे आपके घर के आसपास नालियों का पानी जमीन पर ढलान की ओर बहता है और आगे जाकर किसी एक बड़े जल के स्रोत में मिल जाता है या किसी खड्डे में जाकर एकत्रित हो जाता है। एकत्रित का मतलब होता है इकट्ठा होना। और उसी तरह उसी तरह नदियों का पानी भी बड़ी नदियों में मिलकर जाकर झीलों या समुद्र के साथ एकत्रित हो जाता है। यह भारत का मानचित्र है। मानचित्र में जो नीले रंग की रेखाएं दिख रही है जो नदी के बहाव के क्षेत्र को दिखाती है और बड़े क्षेत्र में फैला नीला रंग समुद्र को दिखाता है। जैसे देखिए जो नीले रंग की जो गहरी गहरी लाइनें हैं ये नदियों की लाइन है। जैसे ये नर्मदा नदी की लाइन है, ये तृप्ति नदी है, ये महानदी है, ये गोदावरी नदी है, ये कृष्णा नदी है, ये कावेरी नदी है, ये सतलज नदी है। और ये जो मानचित्र के बाहर देखिए कि वहां से ब्रह्मपुत्र नदी जा रही है। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं। अब देखिए और बताइए कि भारत में बहने वाली प्रमुख नदियों के नाम। तो भारत के अंदर जो बहने वाली प्रमुख नदियां इस चित्र को देखकर या मानचित्र को देखकर आप बता सकते हैं। गोदावरी, तृप्ति, नर्मदा, यमुना, महानदी, गंगा, सतलज आदि नदियों के बारे में आप बात कर सकते हैं। आगे भारत की सीमा से लगे 3 समुद्रों के नाम लिखिए। भारत की सीमाओं के अंदर देखिए, सीमा का मतलब जो किनारा होता है। 3 समुद्रों के अंदर जो 3 किनारे हैं उनके नाम लिखना है। कौन कौन से 3 है? जैसे देखिए अरब सागर, बंगाल की खाड़ी है और हिंद महासागर है आदि। अब आगे हैं पानी व्यर्थ न करें, यानी पानी को व्यर्थ ना करें। पानी को व्यर्थ ना करें। कभी आपने सोचा है कि धरती पर कितना पानी है, इनमें से कितना पानी हमारे उपयोग के लायक है? यानी इस जमीन के अंदर जितना पानी है इनमें से हमारे जो काम के लिए जो पानी है हम इसको उपयोग में लेते हैं वो पानी कितना है? यदि धरती के पूरे पानी को 1 बाल्टी के बराबर माने तो 1 छोटा चम्मच भर पानी हमारे पीने योग्य उपलब्ध है। यानी कि इस धरती के अंदर कितना पानी है और कितना पानी हम उपयोग में लेते हैं उसको आप एक उदाहरण के तहत देख सकते हैं। जैसे हमारे घर में कोई बाल्टी है, सपोज करो वो बाल्टी भरा, 1 बाल्टी में जितना पानी आता है उतना बाल्टी इस धरती की जमीन के अंदर अपने पास है, भूजल में पानी है। मगर उनमें से जब हम छोटे से चम्मच से खाना खाते हैं तो उस चम्मच में कितना पानी आता है? उतना पानी हमारे पीने लायक है और बाकी सारा पानी उपयोगी नहीं है। इस पानी को व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए। हमें इस पानी का महत्व समझना चाहिए और इसे बचाना चाहिए और इसे बचाकर रखना भी चाहिए। अब आप करके देखिए, यानी प्रयोग करके देख सकते हैं घर पे। जैसे आधा लीटर वाली बाल्टी की बोतल, आधा लीटर वाली प्लास्टिक की बोतल लेकर कहीं टपकते हुए नल के नीचे रखिए और समय को नोट कीजिए। यानी एक जैसे आधा लीटर वाली प्लास्टिक की बोतलें जहाँ नल आपका टपक रहा है घर पे, वहां आप उस को बांध कर रखिए। जहाँ से पानी की बूंद सीधे उस बोतल के अंदर आती हो ऐसे उससे बांध कर रखिए। उसके बाद समय नोट करिए आपने कितने बजे वहां पर वो बोतल लटकाई है और फिर क्या करना है, वह बोतल कितने समय में भर जाएगी। यानी समय आपने कितने घंटे तक वो बोतल रखी और वो बोतल भर गई। माना कि आधा लीटर पानी आधे घंटे में बहा तो बताइए कि पूरे 24 घंटे में कितने लीटर पानी बेकार गया। यानी सोचो आधा घंटे में अगर आधे लीटर तक पानी बह गया, यानी बोतल में इकट्ठा हो गया आधे घंटे में, तो दिन और रात में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में अपने लगभग 12 लीटर पानी फालतू का एक नल के नीचे बह गया। तो हजारों लाखों करोड़ों नल होते हैं तो कितना पानी फालतू का बहता है। अब आइए चर्चा कीजिए कि आपके घर
या आपके स्कूल या आपकी सड़क के आसपास कहाँ कहाँ नल से पानी टपकता है, तो उसके बारे में चर्चा कीजिए। आपने अपने आसपास कहाँ कहाँ नल खुला हुआ देखा है, उसके बारे में आप पता कीजिए, चर्चा कीजिए। कल्पना कीजिए कि इन सबसे कल्पना कीजिए कि इन सबसे कितना पानी व्यर्थ बह गया है, यानी कितना पानी बह गया है, उसके बारे में आप चर्चा कीजिए। यदि आप अपने आसपास इस तरह व्यर्थ व्यर्थ का मतलब होता है बेकार, इस तरह व्यर्थ पानी बहता नल से देखते हैं तो क्या करेंगे? तो आपके मन में क्या होगा कि पानी को व्यर्थ बह रहे उसको बंद करने के लिए हम उसे सूचना देंगे, भाई ये आपका पानी, ये फालतू के जो नल के अंदर पानी बह रहा है ये नल है जो दूसरा लगवाएं। या फिर अपने घर पे है तो माताजी पिताजी को कहेंगे कि यह नल दूसरा लगवाएं, अपना पानी है जो फालतू का अपने व्यर्थ बह रहा है। ये देखिए जो नल, एक चित्र है जो नल से टपकता हुआ पानी जो आप चित्र देख सकते हैं। देखिए ये जमीन के अंदर पानी कम है, फिर भी ये पानी हम इसको व्यर्थ बहाते हैं, मगर इसमें कुछ सावधानियां रखनी जरूरी होती है। अब आगे हैं भूगर्भ में पानी। भूगर्भ का मतलब होता है जमीन के अंदर वाले भाग में जो पानी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। भूगर्भ यानी जमीन के अंदर वाला भाग। बोरवेल, कुएं आदि में पानी भूगर्भ से ही आता है। पर सोचिए भूगर्भीय पानी कहाँ से आता है? वास्तव में वर्षा का जल जमीन में रस रिस कर भूगर्भ में जाता है और यही पानी कुएं, बावड़ी और बोरवेल में आता है। आज भूगर्भ का पानी उस वर्षा का है जो कई वर्ष पहले हुई थी। भूगर्भ में पानी धीरे धीरे इकट्ठा होता है। अगर हम इस पानी को व्यर्थ बहा देंगे तो भविष्य में हमारे लिए पानी की परेशानी हो सकती है। यानी हम जब कुएं, बावड़ी या कुएं के अंदर से पानी निकालते हैं, बोरवेल से पानी निकालते हैं, वो पानी जमीन के अंदर आता कहाँ से है? प्रकट नहीं होता है। कहाँ से आता है? वो बारिश होती है तो बारिश का पानी जब सड़कों पर, नालियों में वगैरह बहता है तो वो छन छन कर, रिस रिस का मतलब होता है छिन छिन कर, तो वो छिन कर पूरा जमीन के धीरे 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 जमीन के अंदर जाता है और वो पानी जमीन के अंदर पड़ा रहता है। जमीन के बाहर होता है तो क्या होता है, वाष्पीकरण बन के पानी वाष्प बन के उड़ जाता है, मगर जमीन के अंदर होने के कारण वाष्पीकरण भी नहीं, कम होता है। इसलिए क्या करते हैं, पानी नीचे पड़ा रहता है, हम उससे पानी निकालते हैं। अब आगे हैं, सोचिए और लिखिए। अगर हम भूगर्भीय जल का तेजी से उपयोग करेंगे तो क्या होगा? वह इतनी तेजी से फिर बढ़ सकता है? विचार करिए। यानी आप जिस प्रकार से जल को निकालते हैं, जिस प्रकार से उसका उपयोग करते हैं और फालतू में जो पानी अपना व्यर्थ हो रहा है, बेकार हो रहा है, नलों से पानी टपक रहा है, तो क्या होगा, इतनी जल्दी से पानी वापस जमीन के अंदर भर सकता है? अगर हम भूगर्भीय जल का तेजी से उपयोग करेंगे तो वो इतनी तेजी से फिर से नहीं भर सकता, क्योंकि भूगर्भीय जल वर्षा का जल होता है जो रिस रिस कर धीरे धीरे इकट्ठा होता है। इसलिए हमें आवश्यकता अनुसार खर्च करना चाहिए। पानी बचाने के लिए आप क्या क्या करेंगे? पानी की आवश्यकता ही उपयोग करेंगे, यानी आवश्यकता अनुसार ही पानी का उपयोग करेंगे और पानी को व्यर्थ नहीं बहाएंगे। बूंद बूंद पानी को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। यदि हमारे स्कूल, घर, सड़क या आसपास हमें नल से पानी टपकता मिले या नल खुला मिलेगा तो हम उसे बंद कर देंगे या बंद करवाएंगे ताकि पानी व्यर्थ न बह सके। अब है पानी गंदा क्यों? अब पानी गंदा क्यों होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कहते हैं कि बहता पानी स्वच्छ होता है, परंतु सब जगह ऐसा नहीं होता। घर, ऑफिस, उद्योग से निकलने वाला पानी, की नालियों में बहने वाला पानी, और फिर वह पानी स्वच्छ नहीं रहता। हमारे देश में कई नदियों का पानी इस प्रकार गंदा हो जाता है, जैसे बालोतरा। बालोतरा का मतलब बाड़मेर जिले का एक गांव है जहाँ जिसे बालोतरा है। तो बालोतरा में जो लूनी नदी की आसपास स्थित का मतलब होता है वहां रहती है
क्या रहती हैं? वस्त्र रंगाई उद्योग से निकलने वाला गंदा पानी, यानी जो वहाँ फैक्ट्रियाँ होती हैं, उस फैक्ट्रियों से जो गंदा पानी निकलता है वो नदी में मिल जाता है। वो कौन सी नदी? लूनी नदी में मिल जाता है और इससे नदी का पानी गंदा तो होता ही है और साथ में दुर्गंध युक्त भी हो जाता है। इतनी दुर्गंध आती है, बहुत तेज दुर्गंध आती है। ऐसे पानी के उपयोग से अनेकों रोग हो जाते हैं। अब आप पता कीजिए और लिखिए कि आपके क्षेत्र में नदी तालाबों में क्या क्या डाला जा रहा है जिससे पानी गंदा हो रहे हैं, उसको बचाने के लिए क्या डाला जा रहा है। तो हमारे क्षेत्र में नदी तालाबों की में घर, ऑफिस, उद्योग से निकलने वाले गंदे पानी का की पानी नालियों का पानी डाला जा रहा है। वस्त्र रंगाई उद्योग से निकलने वाला गंदा पानी भी डाला जा रहा है जिससे इसका पानी गंदा हो रहा है और दूषित हो रहा है। अब अगला प्रश्न है, इन जल स्रोतों के गंदा होने पर आपको क्या क्या परेशानियां हो रही है? तो इन जल स्रोतों के गंदा होने से पानी गंदा दुर्गंध युक्त हो जाता है और ऐसे पानी के उपयोग से अनेकों रोग होते हैं। यदि आपके घर में अगला प्रश्न है, यदि आपके घर का पानी आपके घर से बाहर एकत्र रहे तो क्या क्या परेशानियां होगी? तो हमारे घर का पानी अगर घर के बाहर एकत्रित रहे तो उस पानी में दुर्गंध आएगी, वहाँ मक्खी आएगी, मच्छर आएगी, ये सब पैदा हो जाएंगे और जिससे अनेकों प्रकार की बीमारियां भी फैलेगी। अब पानी की सफाई बहुत जरूरी है। कैसे है? हमें कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब व झील आदि जल के स्रोतों को साफ रखना चाहिए। भारत सरकार ने भी नमामि गंगे नामक समेकित गंगा संरक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया था। यानी भारत सरकार ने भी अपने पवित्र स्थल हरिद्वार, जहाँ गंगा माता का मंदिर है, वहाँ के पानी को हमेशा स्वस्थ रहे, इसके लिए भी हमेशा अच्छा पानी रहे, स्वच्छ पानी रहे, इसके लिए एक संरक्षण चलाया गया था, उसका नाम था नमामि गंगे। इसमें गंगा नदी के किनारे रहने वाले लोगों को इस कार्यक्रम में भी शामिल किया जाएगा और जिससे अच्छे और स्थायी परिणाम प्राप्त होंगे। गंगा स्वच्छ व निर्मल होंगी। वैसे तो गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता, स्वच्छ ही रहता है, मगर उसको जो कारखानों से वगैरह या होटलों से जो गंदा पानी नदी में मिल रहा है उसको रोकने के लिए और पानी की नियमित सफाई करने के लिए उसका अभियान चलाया गया था ताकि गंगा नदी का पानी पवित्र तो है ही और शुद्ध ही रहता रहे। इसके लिए भारत सरकार ने नमामि गंगे नामक एक अभियान चलाया था जिसमें वहां के रहने वाले लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया था। अब देखिए यह भी कीजिए, अपने जमीन में जो पानी जाता है बरसात का, वो पानी कैसे रिस रिस कर जाता है। ये देखिए, ये जैसे सबसे ऊपरी सतह है, यहाँ से पानी जमीन के अंदर जाता है, पहली परत में, फिर दूसरी परत में, तीसरी परत में, चौथी परत में, पांचवी परत में और छठी परत में पानी पहुंचता है। फिर क्या होता है, यहाँ से पानी है जो पूरा साफ होता है, इसे कुएं या बोरवेल द्वारा पानी बाहर निकाला जाता है और पीने योग्य बनाया जाता है। अब आगे है, यह भी कीजिए, 5 प्लास्टिक की डब्बियों में के तल से छोटे छोटे कई छेद कर दीजिए। इन्हें चित्रानुसार एक के ऊपर एक रख दीजिए। सबसे नीचे बिना छेद वाला डिब्बा रखिए। जैसे डिब्बा रखा हुआ है, इनके बीच में छेद वाला, यानी पानी रिस रिस कर अंदर जाता रहे। उसके बाद है, नीचे से ऊपर डिब्बे के क्रमशः सबसे पहले रेत, बजरी, फिर छोटे कंकड़ पत्थर, फिर कोयले के टुकड़े, ये सब अलग अलग डब्बों में भर दीजिए। सबसे ऊपर डिब्बे में गंदा पानी डालिए और सबसे नीचे में डिब्बे में आए पानी को देखिए। यानी सबसे ऊपर जो गंदा पानी हमने डाला था, ये पानी डाला सबसे ऊपर, फिर इसमें सब में थोड़े थोड़े छेद किए तो पानी रिसता 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 नीचे आया, तो सबसे नीचे साफ पानी, शुद्ध पानी रह गया छन छन कर नीचे आने से। अब देखिए और बताइए, पहले के गंदे पानी
और इस पानी में क्या अंतर है, यानी सबसे नीचे जो डब्बे में पानी था और सबसे ऊपर वाले पानी में क्या अंतर था। तो सबसे नीचे वाला पानी साफ था और सबसे ऊपर वाला पानी गंदा था। क्या यह पानी पीने लायक है? तो सबसे नीचे जो डब्बे में रिस कर जो पानी आया है वह पीने लायक है। इस पानी में सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। इसे पीने योग्य बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार क्लोरीन की गोलियां भी मिलानी पड़ती हैं। यानी इसमें इस बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, उससे हम क्या करेंगे कि क्लोरीन की गोलियां डालकर उसे साफ करेंगे, फिर उसे पीने लायक बना सकते हैं। अब पता कीजिए और लिखिए। नल में आने वाले पानी को वितरण से पहले कैसे साफ करते हैं? तो नल में आने वाले पानी को वितरण का मतलब बांटना, वितरण से पहले क्लोरीन डालकर साफ किया जाता है ताकि आमजन को कोई परेशानी या बीमारियां न हो। पुराने समय में जब पानी बोतल में बेचा नहीं जाता था तब यात्री पानी कहाँ से पीते थे? आजकल तो पानी बोतलों में बेचा जाता है। पहले लोग पानी कहाँ पीते थे, क्योंकि उन समय बोतलें तो थी नहीं। तो पुराने समय में यात्री विभिन्न स्थानों पर लगी प्याऊ से पानी पीते थे। आपने अपने आसपास कहाँ से प्याऊ देखे हैं? तो हमारे चौराहे पर, बाजारों में, मंदिर में, धार्मिक स्थलों पर आदि जगह हमने पानी की प्याऊ देखी है। अब पता कीजिए कि कौन लोग प्याऊ लगाते हैं और क्यों लगाते हैं। तो भारतीय संस्कृति में प्यासे को पानी पिलाना अत्यंत पुण्य का काम माना जाता है। इसलिए आज भी कई व्यापारी, उद्यमी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा सामान्य लोग यात्रियों के लिए विभिन्न स्थानों पर पानी की प्याऊ लगाते हैं। अब आगे देखिए कि पुराने समय में और आज भी कई लोग राहगीरों को पानी पिलाते हैं। हमारी संस्कृति में प्यासे को पानी पिलाना अत्यंत पुण्य का काम माना गया है। इसलिए यात्रियों के लिए विभिन्न स्थानों पर पानी की प्याऊ लगाने का प्रयास करते हैं और पानी की प्याऊ भी लगाते हैं और उन्हें पुण्य कमाने का अवसर मिलता है। अब है हमने इस पाठ में जो पढ़ा है, समझा है, जाना है, उसके बारे में क्या है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पानी का उपयोग हमें आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। पानी का अनेक काम धंधों में उपयोग होता है और हमें पानी व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। आवश्यकता अनुसार ही पानी का उपयोग करना चाहिए। अगला बिंदु, पानी हमेशा ढलान की ओर ही बहता है। कभी पानी ऊंचाई की ओर नहीं बहेगा, जहां से ढलान होगा पानी वहीं से बहता रहेगा। अगला बिंदु, हमें जल स्रोतों को साफ रखना चाहिए, यानी गंदा नहीं करना चाहिए। अब जाना समझा आप बताइए। इस प्रश्न का पाठ के कुछ प्रश्न हैं, उसके बारे में समझेंगे। आपने बहता हुआ पानी कहाँ कहाँ देखा है? तो हमने नदियों, नहरों तथा नालियों में बहता हुआ पानी देखा है। अब अगला प्रश्न है, पानी व्यर्थ क्यों नहीं बहाना चाहिए? व्यर्थ का मतलब है फालतू का। पानी को व्यर्थ क्यों नहीं बहाना चाहिए? तो पानी व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए क्योंकि धरती पर उपयोग योग्य पानी की मात्रा बहुत ही कम है। यानी जिस पानी को हम उपयोग कर रहे हैं वो पानी बहुत ही कम है। अगर हम इस पानी को व्यर्थ बहा देंगे तो भविष्य में हमारे लिए पानी की परेशानियां या समस्या हो सकती हैं। हो सकता है कि पीने योग्य पानी भी न मिले। पानी मैला कैसे हो जाता है? तो पानी में मल मूत्र, कूड़ा करकट, उद्योगों से निकला हुआ गंदा पानी या गंदगी आदि मिल जाने से पानी गंदा हो जाता है। अब सबसे अच्छा एक प्रश्न और आया है कि पानी को साफ कैसे करें? तो बहते पानी में गंदे पानी की नालियों को न डालें। यानी जो पानी नदियां बह रही है उसके अंदर गंदे पानी की जो नालियां है उसके अंदर मोड़ ना करें, क्योंकि गंदा पानी स्वच्छ पानी में मिलने से स्वच्छ पानी भी गंदा हो सकता है।
या किसी कारखानों का पानी जो नदियों के अंदर नहीं मिलाना चाहिए। इसमें कूड़ा करकट न डालें तथा उद्योगों का निकला हुआ कचरा न डालें। पानी का उपयोग करने से पहले हमें इसमें क्लोरीन की गोलियां डालनी चाहिए, यानी जब हम पानी पीने योग्य बनाते हैं या फिर नदियों का पानी जब घरों तक पहुंचता है तो उस पानी में नेपथिन की गोलियां या क्लोरीन की गोलियां डालते हैं, जिससे वह पानी स्वस्थ रहता है, बैक्टीरिया मर जाते हैं। ऐसा पानी होना चाहिए। साफ पानी को ढककर भी रखना चाहिए। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।